भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जगन्नाथपुरी से सांसद और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी आदरणीय संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय संबित जी से है, आपको संबोधित करें। धन्यवाद माननीय संजय जी और मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन। एक शॉर्ट नोटिस में आप आज यहाँ सब आए। आज का विषय बहुत आई विल से इट विल बी अ ब्रीफ इश्यू, वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मगर एक बहुत गंभीर विषय है। एंड एट द आउटसेट इटसेल्फ आई वांट टू मेंशन, मैं आरंभ में ही कहना चाहता हूं कि यह विषय बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। वी आर नॉट इंट्रूडिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल डोमेन, बट चूंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का विषय है, इसलिए हमारे हृदय के निकट का विषय है, भारत के हृदय के निकट का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को बड़े गंभीरता से लेती है और बहुत सेंसिटिवली, संवेदनशीलता से लेती है। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। Gurudev Rabindranath Tagore was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world. वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने 2 राष्ट्र के राष्ट्रगान को लिखा। भारतवर्ष के राष्ट्रगान को भी, जन गण मन को, रविंद्रनाथ जी के कलम ने ही संजोया और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसे अलंकृत किया, उसे लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद हैं, बंगाल के, हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा, ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते थे। और यह भी आपको बता दें कि यह घर बांग्लादेश सरकार ने सरकारी रूप से एक म्यूजियम के रूप में घोषित किया था। इट वॉज अ डिक्लेयर्ड म्यूजियम, अ म्यूजियम which in fact within its precincts holds the originality of that part of India, of that part of the globe, I would say. रविंद्र संगीत, कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय मैं यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। दूसरा,
रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैं नहीं कहूंगा नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े बड़ी शख्सियत वो हमेशा के लिए हमारे बीच में रहते हैं। महात्मा गांधी आज भी हमारे साथ उनके विचारधारा के रूप में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी उनके विचारधारा के रूप में, रविंद्र संगीत के रूप में, उनके लेखनी के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। एक इस प्रकार का नोबेल लॉरेट, व्हेन ही हैज बीन अटैक्ड, व्हेन हिज हाउस हैज बीन अटैक्ड, व्हेन हिज वे ऑफ थिंकिंग हैज बीन अटैक्ड, जब उनके विचारों पर आक्रमण और प्रहार होता है, एक डिजाइन के अंतर्गत होता है, वी अपील द वर्ल्ड कम्युनिटी टू कम टुगेदर अगेंस्ट दिस। दिस इज द अपील ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अ पार्टी which believes in inclusivity, a party which believes in the mantra of सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। स्वाभाविक रूप से आज यही पार्टी, we are giving a global call that all the countries who value morality, the countries who value civilizational thoughts, the countries which value creativity, the countries which value culture, they should all come together in unison to denounce what has happened today in Bangladesh, the attack on the house of Rabindranath Tagore. Thank you so much. प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। पहले इससे रिलेटेड पूछिए। देखिए, पहली बात तो है भारतीय जनता पार्टी का इसके बाद किस प्रकार का रुख रहेगा, क्या हमारी पार्टी करेगी, ये अभी मैं अवगत नहीं हूं। दिल्ली बीजेपी इस पे आपको बताएगी। और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक रूप से अपने धरोहर को बचाने के लिए, अपने संस्कारों के हित के लिए जो हमें करना होगा हम अवश्य करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से करेंगे। हम अपनी सीमाओं को जानते हैं कि कहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आरंभ होती हैं, और उन सीमाओं के अंदर रहकर किस प्रकार से विरोध को जताना है वह भी हम करेंगे। जहां तक आपने ममता बनर्जी जी के विषय में पूछा है, ममता जी के बारे में ममता जी ही जवाब दे सकती हैं, और मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप सशक्त माध्यम है, ममता जी से पूछिए क्यों नहीं आवाज उठाया है उन्होंने अभी तक। और रविन्द्रनाथ टैगोर कोई केवल बंगाल के धरोहर थे ऐसा नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर was one of the most renowned personalities of the world, and we are proud as Indians that he belonged to India. And of course every Bengali is proud and should be proud of the fact that Gurudev Rabindranath Tagore belonged to that part of our country. तो ये स्वाभाविक है कि आज ममता बनर्जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, हमसे बहुत पहले ममता जी को तो तुरंत ही इस विषय पे विषय उठाना चाहिए था, मगर वो उठा नहीं पाएंगी शायद इसलिए क्योंकि उन्हें गिल्ट कॉन्शियसनेस है। भारतीय जनता पार्टी आज वोट के विषय में सोच करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यू विच स्प्रेड अक्रॉस बाउंड्रीज, उस पे अटैक हुआ है, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ममता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको लगता है कि सीमा पार से आए लोग उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनके वोट बैंक हो सकते हैं। तो दे आर ड्रिवन बाई वोट बैंक पॉलिटिक्स, वी आर ड्रिवन बाई कल्चरल पॉलिटिक्स। सांस्कृतिक विरासत की राजनीति है हमारी, इसलिए हम दोनों में पार्थक्यता है, हम दोनों में अंतर है। और कोई प्रश्न? एक मेरा सवाल है कि आपातकाल की 50वीं बरसी 25 तारीख को बीजेपी नौजवानों में जाने की तैयारी है, क्या मकसद है इसका? देखिए, मकसद तो बड़ा साफ है। आप और हम भी, उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, मगर भारत की आजादी कैसी हुई, आजादी के बाद क्या हुआ, किस प्रकार का नरसंहार हुआ था जो कभी नहीं होना चाहिए, कौन कौन ऐसे महान विभूतियां थी जिनके कारण भारतवर्ष को आजादी मिली,
ये सब विषय हमें जानना चाहिए। कैसे जानेंगे? पढ़ के जानेंगे, भिन्न भिन्न लेक्चर सीरीज से जानेंगे, माता पिता से जानेंगे, दादा दादी से जानेंगे। तो स्वाभाविक है किसी भी मूल समाज में, किसी भी सांस्कृतिक देश में एक चेष्टा जरूर रहनी चाहिए कि जो पूर्व है, जो विगत है, उसके विषय में आज शिक्षा दिया जाए ताकि भविष्य बिगड़ न जाए या भविष्य संवर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास रखती है कि जो महापाप कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी को इस देश के ऊपर थोप करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने केवल और केवल अपने महत्वाकांक्षा को ऊपर रखने के लिए जिस प्रकार से शी सैक्रिफाइस्ड, बलि दे दिया हिंदुस्तान के संविधान के लिए, संविधान का, एंड दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। स्वाभाविक है जो बच्चे उस विषय में उनको पता नहीं है, उनको वो ज्ञान उन तक पहुंचाना ताकि भविष्य में ऐसी बातें ना हो। क्या क्या चीजें पहले हुई थी, जो लोग हमारे बीच में हैं, मीसा एक्ट के अंतर्गत जो अंदर गए थे जेल में, कैसी यातनाएं वो सहे हैं। आज सौभाग्य है कि उनमें से बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, उनका आशीर्वचन हमें मिलेगा। ये मॉक पार्लियामेंट होगा तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी युवा वर्ग के बीच में यह पूरा विषय जाएगा जो कि जाना चाहिए ताकि वह भी देश की स्थिति को समझ सके। अंकित गुप्ता। देखिए, पहली बात तो है जहां तक ममता बनर्जी और बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसका सवाल है, आए दिन आप देखते हैं किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है। और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे शायद फैक्ट पेश करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद जब जमीन पर जाते हैं तो द सिचुएशन स्पीक्स फॉर सेल्फ। अभी मुर्शिदाबाद के पूरे विषय को कोर्ट ने कहा कि स्टेट ने स्पॉन्सर किया था, ये स्टेट के कारण से हुआ, स्टेट के फेलियर के कारण से हुआ। और उससे पहले ममता जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया, मगर कोर्ट ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया और कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, आपके गलती के कारण से हुआ, आपने किया है ये। और आज रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर के आक्रमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक को बंगाल से टीएमसी कर नहीं पा रही है, केवल और केवल अपीजमेंट की राजनीति के कारण। मगर याद रखिए, अपीजमेंट हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन। समाप्त होने वाला है तुष्टीकरण की राजनीति की आयु जो टीएमसी बंगाल में कर रही है। और जहां तक आपने कांग्रेस के जयराम रमेश जी के प्रश्न के विषय में पूछा, तो चाहे जयराम जी हो चाहे राहुल जी हो, ये बिना किसी विषय को पूरी तरह से जाने हड़बड़ी में रहते हैं कि कैसे हम आनन फानन में हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दें। मोदी जी को अटैक करने के नाम पर हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दें। वो G7 वाले में भी पूरा ऐसा ही चल रहा था, बाद में अभी कहां मुंह छुपाएंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है उनको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इंतजार करिए, हिंदुस्तान आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े पायदान पे खड़ा है। नहीं, आपको क्या लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पिताजी से भी बड़े हैं उम्र में, मैं बड़े प्यार से आज उनको बोलता हूं कि आपको क्या लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाके अब हमारे 11 साल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे क्या? अब वो विपक्ष के नेता हैं, वो विपक्ष के पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, अच्छा तो बोलेंगे नहीं। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे से एक दिन आप चाय पीते हुए उनसे पूछ लीजिएगा, वो दिल की बात आपको बताएंगे। वो भी जानते हैं अच्छा क्या हुआ है। अब ये आपसे थोड़ी बताएंगे कि राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया में बेचता हूं तो 18 पैसे ही नीचे पहुंचते हैं, बाकी तो पैसे मार के हमारे लोग ही खा जाते थे।
क्योंकि कांग्रेसी ही थे सब उस समय। अब वो किस मुंह से बोलेंगे कि अरे 1 रुपया भेजा जाता है तो 1 रुपया ही पहुंच जाता है, अब बोल भी नहीं सकते हैं। अब तो ऐसा सब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, विपक्षी है ना। तो इसलिए हमारी जो अंगिमा और भंगिमा वो ऐसी रहनी चाहिए कि हम अहंकार से बहुत दूर, गरीबों के साथ, और जो हमने अच्छा काम किया है, विपक्ष के ऊपर कोई भी अटैक किए बगैर अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाना, और वही काम हम कर रहे हैं। 11 वर्ष की उपलब्धियों को बिना अहंकार के जनता तक पहुंचा रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखिए ना, गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर आए हैं। आप आंकड़े खुद बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक बोल रही है। आनंद पांडे, ऐसा है कि आप बहुत प्रतिष्ठित चैनल से हैं, मैं प्यार से कहूंगा, आपकी जो चीफ एडिटोरियल बोर्ड मीटिंग होती है, हम तो कभी नहीं पूछते हैं आपके चीफ एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग में क्या हुआ है ना। अरे सभी हमारा घर का मामला है, हमारे घर में जो मीटिंग हुई है वो हमारे घर का विषय है। I'm really sorry. I mean, if Nana Patole has really said this, that Operation Sindoor was nothing but kids playing video games in a closed room, I'm sorry about the state of affairs in the Congress party. If the Congress party has decided that they want to commit suicide, the only thing that we can do as a good Samaritan is, as a good citizen of this country, is to appeal to them, don't commit suicide for God's sake. कौन किड्स हैं? ये भारतवर्ष के आर्मी के लोग किड्स हैं, और ये जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स चली ये वीडियो गेम्स हैं। ये जो 9 आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हो गए ये वीडियो गेम के हिस्से थे, या ये जो 11 एयरबेस ध्वस्त हो गए ये वीडियो गेम के हिस्से थे। ये नाना पटोले जी ने जो आज कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं था, केवल एक वीडियो गेम था जिसमें बच्चे बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे, मैं बता दूं वो बच्चा राहुल गांधी था जो वीडियो गेम दिन रात खेलता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक महत्वपूर्ण विषय उनके पार्टी के बड़े नेताओं को वीडियो गेम जैसा नजर आता है। आस्क राहुल गांधी नॉट टू प्ले वीडियो गेम्स बट टू बी सीरियस अबाउट द अफेयर्स दैट आर हैपनिंग अराउंड हिम। थैंक यू सो मच।